नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में। रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। प्रधानमंत्री जो है नेपाल के, वो रिसेंटली इंडिया की विजिट कंप्लीट करके वापस गए हैं। 3 दिन की विजिट थी। इनमें किन प्रोजेक्ट्स पे बात हुई, क्या नई डेवलपमेंट्स हुई, चाइना का रोल अभी भी इंडिया नेपाल के रिलेशंस में क्या है, क्या नेपाल चाइना के साथ एक फ्यूचर देखता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने को, इन डेप्थ सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू आपके साथ है। हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज आपको लग्जरी देते हैं कहीं भी पढ़ने की। आप इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। एसएससी, बैंक, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं स्टडी आईक्यू के कोर्सेज के साथ। विजिट करिए studyIQ.com या आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। तो 2018 के अप्रैल महीने में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली जी इंडिया आए। 3 दिन की विजिट थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे मिल रहे हैं। उसके अलावा ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, उनके जो एक मेन लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनसे भी यहाँ पर मिल रहे हैं। लंबी मीटिंग थी, बहुत सारे इश्यूज़ पर यहाँ पर बात हुई। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेपाल को जब भी एक नया प्रधानमंत्री मिलता है तो उनकी जो पहली फॉरेन विजिट होती है वो इंडिया पे ही होती है। ऑलराइट, तो ये फरवरी 2018 महीने में ये प्रधानमंत्री बने थे नेपाल के, और जो इनकी पहली विजिट थी ये इंडिया की थी। तो इससे ये पता लगता है कि अभी भी इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए। और ये जो प्रथा है कि हमेशा जब भी कोई प्रधानमंत्री वहाँ पे नेपाल में बनेगा, पहली विजिट इंडिया ही करेगा, ये प्रथा आज भी निभाई जा रही है। इवन दो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि नेपाल है कहाँ पर। आई एम श्योर आपको पता होगा, मगर कुछ जो इंडियन स्टेट्स हैं जिनके साथ नेपाल बॉर्डर शेयर करता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो एज यू कैन सी, ये है हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत के बिल्कुल पास में आपको ये मिलेगा यहाँ पर नेपाल। और नेपाल बेसिकली सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक है यहाँ पर चाइना और दूसरी कंट्री है यहाँ पे इंडिया। मगर 5 इंडियन स्टेट्स है, ये जीके के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। एक है उत्तराखंड, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है सिक्किम। यहाँ पे आप देखोगे सिक्किम की बॉर्डर है, फिर वेस्ट बंगाल। 5 इंडियन स्टेट्स है, ये याद रख लेना। और यहाँ पे आप देखोगे नेपाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर ऑफ कोर्स हिमालयन माउंटेन्स आते हैं। इन माउंटेन्स की वजह से हिस्टोरिकली जो तिब्बतन प्लेटेओ है यहाँ पर चाइना का, उससे नेपाल की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं रही है। नेपाल हमेशा डिपेंडेंट रहा है इंडिया पर एक्सेस के लिए, क्योंकि आप देखोगे इंडिया के साथ जो भी नेपाल का रीजन है ज़्यादातर प्लेन है। यहाँ पे हम हाईवेज की कंस्ट्रक्शन, रेलवेज की कंस्ट्रक्शन रैदर इजीली कर सकते हैं। मगर इंडिया की आप कह सकते हैं प्रायोरिटी नहीं थी नेपाल के साथ जो कनेक्टिविटी इंप्रूव करना। इसकी वजह से बहुत सालों तक कई प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, वो कंप्लीट नहीं हो पाए। अब वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था वो चाइना बहुत तेज़ी से भर रहा है। और इवन दो यहाँ पर काफ़ी एक माउंटेनियस रीजन है, आज के टाइम में आपको ये सुन के काफ़ी हैरानी होगी, एयर कनेक्टिविटी नेपाल और चाइना की, नेपाल और इंडिया से कई गुना बेहतर हो चुकी है। तो ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पे इंडिया ने काफ़ी ग्राउंड खो दिया। अभी तो खैर मैं आपको काफ़ी एक इंट्रोडक्टरी वे में बता रहा हूँ, इस पर काफ़ी इन डेप्थ हम एनालाइज भी करेंगे। सो टोटल इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर है वो करीब 1800 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एरिया भी है जहाँ से बहुत सारे नेपाली सिटीजन्स इंडिया आते हैं। इसको कहते हैं सोनाली बॉर्डर एरिया। ये सोनाली या फिर सुनौली जो बॉर्डर एरिया है, ये गोरखपुर को यहाँ पर नेपाल का जो एक एरिया है बैरवाहा, इससे कनेक्ट करता है। और ज़्यादातर जो नेपाली सिटीजन्स इंडिया आते हैं वो इस रूट से आते हैं। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी और ऑफ कोर्स नेपाल को कनेक्ट करता है। अब देखो, नेपाली सिटीजन्स बहुत ही आसानी से इंडियन टेरिटरी में आके काम कर सकते हैं पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी के अंडर, ये जो 1950 में साइन की गई थी। इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में है। क्योंकि अभी जो उनके नेपाल के प्रधानमंत्री है पीएम ओली जी, वो इस ट्रीटी को चाहते हैं या तो इस ट्रीटी में बहुत चेंजेस लाए जाएं या फिर इसको कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया जाए। इनिशियली नेपाल ये चाहता रहा, मगर जब इंडिया ने भी देखा कि लॉन्ग टर्म में इसके ज़रा बेनिफिट्स इंडिया को नहीं लग रहे, तो अब इंडिया भी तैयार है इस ट्रीटी पे फिर से काम करने के लिए। और आने वाले समय में इस ट्रीटी में या तो आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे या फिर इस ट्रीटी को कम्प्लीटली स्क्रैप करके कुछ एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। खैर, अभी के लिए इस ट्रीटी के अंडर करीब 8 मिलियन नेपाली सिटीजन्स इंडिया आते हैं, काम करते हैं, रेमिटेंसेस वापस भेजते हैं अपने नेपाल के लिए। इंडिया ने उनके लिए रेमिटेंस वापस भेजने के लिए एक पूरा एक
स्ट्रक्चर भी तैयार कर रखा है। इसमें आरबीआई ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। एक इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम है, जिससे जो नेपाली वर्कर्स इंडिया में काम कर रहे हैं आसानी से अपनी जो भी अर्निंग है अपनी फैमिली को भेज सकते हैं नेपाल में। अब आपको अगर नेपाल इंडिया रिलेशंस का जो करंट सिनेरियो है वो समझना है तो आपको जो नेपाली प्रधानमंत्री हैं केपी ओली जी, उनकी आइडियोलॉजी समझनी होगी, उनकी पॉलिटिक्स समझनी होगी। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करूँगा। देखो, ये है यहाँ पर नेपाल के इस वक्त के प्रधानमंत्री केपी ओली जी। ये चेयरमैन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के, और इस वक्त इनकी पार्टी और एक और पार्टी है वो कोलिशन के साथ नेपाल में पावर में है। ये पहली बार यहाँ पर प्रधानमंत्री बने नहीं है। ये फरवरी 2018 में पावर में आए थे, मगर ये पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बने। इससे पहले ये अक्टूबर 2015 में भी प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त जो इनका कार्यकाल था उसमें जो इनका मेन चैलेंज था वो था इकोनॉमिक ब्लॉकेड, जो इंडिया ने इम्पोज कर दिया था नेपाल पर। ये 135 दिन तक चला था, जहाँ पे आपको पता होगा मधेसी इशू आ गया था। नेपाल का नया संविधान आया, इंडिया को वहाँ पे स्वीकार नहीं था कि मधेसीज को किस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। इंडिया ने मधेसीज का कॉज उठाया और उसी के दौरान मधेसीज ने जो बॉर्डर है इंडिया नेपाल की उसको ब्लॉक कर दिया। और ये भी नेपाली गवर्नमेंट द्वारा, नेपाली मीडिया द्वारा ये रिपोर्ट्स आई कि इंडिया ने ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर रखा है ताकि नेपाल अपने संविधान में चेंजेस ले आए। तो ये काफ़ी बड़ा एक इवेंट था इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के बीच में। और ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ था ये ओली जी के कार्यकाल के बीच में हुआ था। अब इसी दौरान जब ये प्रधानमंत्री थे, नए नए प्रधानमंत्री बने, ये प्रॉब्लम सामने आ गई। तो इसी दौरान इन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी और इनका एक रेटोरिक बन गया इनकी पार्टी का कि नेपाल की जो भी अभी प्रेजेंट कंडीशन है, नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट है, नेपाल में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज दिखती हैं, सबका जिम्मेदार इंडिया है। क्योंकि इंडिया, इनका नैरेटिव ये था, इनकी पार्टी का नैरेटिव ये था कि इंडिया नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें इंटरवीन करता है, इंडिया इकोनॉमिक ब्लॉकेड करता है, इंडिया ये नहीं चाहता कि नेपाल तरक्की करे। तो ऐसा एक नैरेटिव तैयार करके एक तरीके से इन्होंने इंडिया को एक स्केपगोट बना दिया। इवन दो जो ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड था ये नेपाल की ओवरऑल जो एक इकोनॉमिक फेलियर है उनके मॉडल का, उसका जिम्मेदार ये नहीं था। अब देखो, जो 2015 का ब्लॉकेड था वो नेपाल की पब्लिक के लिए एक वेकअप कॉल था। क्योंकि क्या था, उससे पहले नेपाल को जो भी चाहिए था वो इंडिया के थ्रू आता था। नेपाल को दवाइयाँ चाहिए, ऑफ कोर्स अगर इंपोर्ट होती हैं तो किसी इंडियन पोर्ट से इंपोर्ट होंगी, फिर ट्रैवल करके नेपाल में जाएगी। नेपाल को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, कुछ भी इनको चाहिए था, ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे इंडिया पे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे चाइना की साइड काफ़ी माउंटेनियस रीजन है, तो चाइना से कभी कनेक्टिविटी इनकी बन नहीं पाई। अब अजीब बात ये थी कि जब 135 दिन तक ये ब्लॉकेड चला तो नेपाल में लोग सड़कों पे आ गए थे। लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, पेट्रोल नहीं था, दवाइयों की कमी हो गई थी। तो एक आक्रोश बना नेपाल में। और जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, प्राइमरीली जो वहाँ पे लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ओली जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने ये नैरेटिव तैयार किया कि सब कुछ इंडिया की वजह से हो रहा है और अगर नेपाल को यहाँ पर इंडिया से ये जो डिपेंडेंस है इसे छूटना है तो एक ही रास्ता है कि वो चाइना के साथ बहुत तेज़ी से अपने रिलेशनशिप इंप्रूव कर ले और यहाँ तक के जितने रिलेशंस उनके इंडिया के साथ हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे रिलेशंस वो चाइना के साथ बनाना शुरू कर दे। तो जैसे ही ओली जी की पार्टी इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट करती है, नेपाल में चाइना का सपोर्ट करना स्टार्ट करती है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट हरकत में आ जाती है और 2015 से लेकर 2018 तक नेपाल और चाइना के रिलेशंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट होती है और चाइना अपने आप को प्रेजेंट करता है एज ए पार्टनर जिस पर नेपाल डिपेंड कर सकता है। जो भी उसको नीड्स चाहिए वो चाइना से पूरी हो सकती है और उनको काफ़ी बड़े सपने भी दिखाए जाते हैं कि हम आपको पैसिफिक ओशन का एक्सेस दे देंगे। बहुत कुछ नेपाल को प्रॉमिस किया जाता है। सडनली इंडियन गवर्नमेंट देखती है कि एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर हो चुका है। नेपाल अब बहुत ही अग्रेसिवली चाइना की तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए जब 15 फरवरी 2018 को ओली जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इनका जो प्रोपेगेंडा था एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ये सक्सेसफुल हो जाता है और ये फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इंडिया अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजता है इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। ऐसा मूव इससे पहले इंडिया और नेपाल के इतिहास में नहीं हुआ था। ये छोटी चीज़ें होती हैं, मीडिया इनको अच्छे से कवर करता नहीं है। तो सुषमा स्वराज जी यहाँ पर नेपाल में गई थी। इवन दो उस वक्त तक ओली जी ने जो ओथ होती है प्राइम मिनिस्टर की वो ली नहीं थी, वो ऑफिशियली प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मगर तब भी इंडिया बहुत उत्सुक था नेपाल के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में। तो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नेपाल गई। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ओली जी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका व्यू पॉइंट है चाइना को लेकर, इंडिया को लेकर, वो क्या है ये हमको बहुत अच्छे से पता लगता है। रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले ओली जी ने एक बहुत ही फेमस एक हांगकॉन्ग बेस्ड न्यूज़पेपर है उसको एक इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करी। पहले तो उन्होंने ये कहा
कि वो कोशिश करेंगे कि बूदी गंदाकी प्रोजेक्ट को वापस रिवाइव किया जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कहीं भी आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का अगर आपका कोई पेपर हो या कहीं आपको ऐसे लिखना है तो वहाँ पे आप ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेंशन ज़रूर करिएगा। इंडिया चाइना नेपाल रिलेशंस में ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नेपाल का। 1200 मेगावाट इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और ये चाइना बनाना चाहता था नेपाल में। बाद में जब ओली जी की पार्टी हट जाती है, नई पार्टी आती है, वो इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देते हैं या फिर इसको ठंडे बक्से में डाल देते हैं। वापस जब अब ओली जी पावर में आ गए, इन्होंने कहा है कि इसको मैं रिवाइव करूंगा। ये 2.5 बिलियन डॉलर 16,000 करोड़ का जो एक मेगा प्रोजेक्ट है, ये चाइना बिल्कुल नेपाल में बनाएगा। अब इंडिया को इस प्रोजेक्ट से इतनी प्रॉब्लम है कि हमारी सरकार ने ये तक कह दिया कि अगर नेपाल इस प्रोजेक्ट को चाइनीज़ कंपनीज को देगा तो इंडिया इस प्रोजेक्ट से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेगा। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, नेपाल में अभी इतनी कंजम्पशन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, सारी पावर वो खुद में ही कंज्यूम कर ले। बेसिकली इस पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो इंटेंशन है वो ये है कि वो पावर बेचेंगे बाकी कंट्रीज़ को, शायद कुछ इंडिया को भेजेंगे। बाद में इनके लंबे प्लान ये भी थे कि बांग्लादेश को भी ये पावर बेच सकते हैं। तो जब इंडिया ने ये कह रहे हैं कि हम आपसे पावर खरीदेंगे ही नहीं, तो ये जो प्रोजेक्ट है अब ये वापस काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया है। और देखना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि चाइना को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है नहीं और एक ही इनके पास बायर था इंडिया। उन्होंने कहा है कि अगर आप 51% स्टेक जो है किसी चाइनीज़ कंपनी को देंगे तो हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है इंडिया चाइना को लेकर। खैर यहाँ पर फिर भी ओली जी कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एक करेक्शन की ज़रूरत है इंडिया और चाइना के बीच में जहाँ तक नेपाल की बात है। इन्होंने बढ़ चढ़ के बात करी है कि इंडिया पर जो डिपेंडेंस है नेपाल की उसको वो कम करना चाहते हैं और चाइना पे जो डिपेंडेंस है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाइना को एक ज़्यादा डिपेंडेबल पार्टनर देखते हैं। और यही नहीं, इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि एक बहुत ही लंबी एक प्रैक्टिस चलती आ रही है कि जो नेपाल के गुरखा हैं, वहाँ पे आपको पता है गुरखा लोग हैं, वो इंडियन आर्मी में एक गुरखा रेजिमेंट है उसका पार्ट बनते हैं और एक कमाल की रेजिमेंट है, एक बहुत ही बड़ी शान है इंडियन आर्मी की। तो उन्होंने यहाँ पर ये भी बात करी कि जो नेपाली गुरखा हैं उनको इंडियन आर्मी में भेजने का जो एक बहुत ही पुराना एक ट्रेडिशन चलती आ रही है, शायद इस पर भी कुछ चेंजेस हम लाने की कोशिश करें। तो ये न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में इन्होंने कहा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है चाइना और इंडिया को लेकर। उसके अलावा ओली जी जब भी नेपाल में भाषण देते हैं वो ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि इंडिया और नेपाल का जो ट्रेड है उसमें नेपाल को काफ़ी डेफिसिट हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये काफ़ी बार कोट करते हैं 10:1 जो है उसमें इंडिया को फ़ायदा हो रहा है और नेपाल को बस इतना ही फ़ायदा होता है इसमें। तो ये चीज़ वो काफ़ी मेंशन करते हैं और बात सच भी है। जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और नेपाल के बीच में वो इंडिया के फेवर में है, मगर साथ ही साथ वो ये मेंशन नहीं करते कि ओवरऑल जो चाइना के साथ जो ट्रेड है नेपाल का, उसमें ट्रेड डेफिसिट इंडिया से कई गुना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर रेशियो 10:1 का है तो चाइना और जो नेपाल का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 44:1 का है। तो ये वो मेंशन नहीं करते, तो ये दिखता है काफ़ी हद तक प्रो चाइनीज़ हैं। उसके अलावा चाइना ने बढ़ चढ़ के और भी प्रोजेक्ट्स का वादा किया है नेपाल को। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजिट ट्रेड ट्रीटी भी साइन करी गई है। उसके अलावा बहुत सारे हाईवेज़ भी बनाए जाएंगे नेपाल और तिब्बतियन प्लेटो है उसके बीच में, और ये तैयार कर दिए जाएंगे 2020 तक। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ एक जो बहुत ही बड़ा रीज़न है चाइनीज़ नेपाल रिलेशन के इम्प्रूव होने का, वो ये है कि चाइनीज़ कंपनीज प्रॉपर डेडलाइन प्रोवाइड करती है कि ये हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये 2020 तक, 2022 तक, 2025 तक जो भी वो कहते हैं तब तक हम कंप्लीट करेंगे। ये डेडलाइन इंडियन कंपनीज ऑफर नहीं करती। फॉर एग्जांपल जब केपी ओली जी अभी इंडिया आए हैं तो मोदी जी के साथ काफ़ी उनकी बात हुई, काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स पर साइन वगैरह किया, काफ़ी बातचीत की कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी रिवाइव करेंगे। मगर जब ओली जी ने कहा कि आप कोई डेडलाइन दे दो, लिखित रूप में आप हमको डेडलाइन दो कि इस साल तक आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, तो इंडिया ने मना कर दिया। तो इससे जो इनकॉम्पिटेंसी है हमारी कंपनीज़ की, हमारी सरकार की इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, वो साफ दिखती है और एक बहुत ही बड़ा कारण है कि क्यों नेपाल चाइना की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो रहा है हर साल। तो खैर अब बात करते हैं इंडिया और नेपाल के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन की बात की गई है रक्सौल काठमांडू के बीच में। तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रेलवे लिंक होगा जो नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, उसको रक्सौल जो बिहार है इससे कनेक्ट करेगा। इससे नेपाल को एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। अब यहाँ पर नेपाल के लिए ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा आपको ये भी समझाता हूँ मैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये है यहाँ पर बिहार
ऑलराइट, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये बिहार है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये रीजन, ये है काठमांडू, ये नेपाल की कैपिटल है। अब इंडिया ने ये कहा है कि हम यहाँ पर बिहार को कनेक्ट करेंगे काठमांडू से एक रेलवे लिंक से। अब नेपाल के लिए ये प्रोजेक्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाइना ने देखो नेपाल को ये कहा है कि वो लासा, जो यहाँ पे एक रीजन है तिब्बतियन प्लेटो में, उसको कनेक्ट करेंगे नेपाल से। तो नेपाल ये चाहता है, एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान नेपाल का ये है कि इंडिया और चाइना को वो कनेक्ट कर ले और बीच में वो एक लिंकिंग कंट्री बन जाए। अभी के लिए नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो ये इनके प्रधानमंत्री है केपी ओली जी, ये भी काफ़ी रिपीट करते हैं कि नेपाल को लैंड लॉक्ड से लैंड लिंक्ड बना देंगे। तो इंडिया और चाइना को लिंक करने का जो एक काफ़ी बड़ा एक इनका प्रोजेक्ट है वो ये है कि यहाँ से चाइनीज़ रेलवे आएगी, इंडियन रेलवे आएगी, और ये आपस में ट्रेड करेंगे और बीच में नेपाल भी आराम से कमीशन ले सकता है। उसके अलावा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि चाइनीज़ जो प्रोपेगेंडा है नेपाल में काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहा है, और नेपाली जो जनता है उनके माइंड में भी अब एक आइडिया बस गया है कि इंडियन से ज़्यादा बेहतर चाइनीज़ हैं और उनके साथ उनका फ्यूचर ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब इसका एक रीज़न भी है प्राइमरीली क्योंकि एवरेज जो नेपाली सिटीज़न है उनका वास्ता अभी एक एवरेज चाइनीज़ सिटीज़न से इतना हुआ नहीं है। नेपाल को बहुत एक्सपोजर मिला है इंडिया का, जो मीडिया है उनका वो इंडिया की पावर्टी भी दिखाता है, गरीबी भी दिखाता है, इंडिया में जो वायलेंस होता है वो भी दिखाता है। मगर चाइना में जो उनकी ख़राब चीज़ें हैं वो चाइनीज़ मीडिया कभी नहीं दिखाता, वो दुनिया को कभी दिखती नहीं है। चाइना की आपकी जब भी एक माइंड में इमेज बनेगी आज के टाइम में वो यही है, बीजिंग की एक बहुत ही अच्छी स्काई लाइन है, हांगकॉन्ग, आपको शंघाई दिखेगा। तो ये हमारे माइंड में एक इमेज बन गई है चाइना की। हम ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से जो हान चाइनीज़ है, हान चाइनीज़ लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो एथनिकली काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे तिब्बतियन से। उन्होंने किस तरीके से काफ़ी एक रेसिस्ट बिहेवियर दिखाया है तिब्बतियन लोगों के साथ, यहाँ पर जो माउंटेनियस लोग हैं उनके साथ। और अभी तक नेपाली लोगों को ये पता नहीं है कि हान चाइनीज़ लोग जो यहाँ पर इस एरिया में रहते हैं वो कितने एथनोसेंट्रिक हैं और रेस को लेकर वो कितने ज़्यादा अलर्ट हैं। खैर ये सब चीज़ें हैं, और उसके अलावा वो ये भी भूल गए कि किस तरीके से चाइनीज़ मिलिट्री ने तिब्बतियन लोगों के साथ उनका जो कल्चर है वो छीन लिया था, उन पर एक नया कल्चर इम्पोज कर दिया, और जो भी चीज़ें तिब्बत में हुई है वो रिकॉर्डेड है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो नेपाली मीडिया फिल्टर आउट कर देता है और सिंपल एक उनको एक बढ़िया चाइना, एक जगमगाता हुआ चाइना उसकी एक इमेज दिखाता है। और वो एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर नेपाल में एक प्रो चाइना सेंटिमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब खैर इसमें हम कम्प्लीटली चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते, जो भी अभी रिलेशन की हालत बन गई है इंडिया और नेपाल के बीच में। साथ ही साथ जो इंडियन कंपनीज हैं उनकी जो इनकॉम्पिटेंसी है प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, ये भी काफ़ी एक बड़ा रोल इसमें निभाती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी अभी रेलवे लाइंस हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कितने सालों से अभी पेंडिंग बची है, कांग्रेस के टाइम से पेंडिंग बची है। फिर मोदी जी आए, उन्होंने 2014 में नेपाल का टूर किया, उन्होंने एक एक्रोनिम दिया था बड़ा फेमस हिट कि हाईवे टेक्नोलॉजी ऐसे करके उन्होंने एक एक्रोनिम दिया था कि हम बहुत तेज़ी से अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, 4 साल हो गए हैं, कुछ भी उसमें तरक्की हुई नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट्स थे वैसे के वैसे वहाँ पड़े हुए हैं। और जो उनके प्रधानमंत्री हैं ओली जी, उन्होंने ये भी बोला कि जो अभी रेलवे लाइन्स हैं उनको कंप्लीट तो कर लो। तो काफ़ी सारी हैं, जयनगर टू जनकपुर है एक, और जोगबानी टू बिराटनगर है। तो ये जो रेलवे लाइन्स है यही कंप्लीट अगर हो जाए तो बहुत तेज़ी से नेपाल और इंडिया के रिलेशन सुधर सकते हैं। मगर यहाँ पे अभी भी जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो इसमें प्रायोरिटी बेसिस पर काम नहीं कर रही। खैर उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा इशू नेपाल के लिए ये भी है कि वो कब से ये चाहते हैं कि इंडिया नेपाल से बिजली खरीदना शुरू करे ताकि उनको कुछ कमाई करने का ज़रिया मिले। तो इसके लिए इंडिया ने ये कहा था कि वो एक ट्रांसमिशन लाइन बनाएंगे, क्योंकि देखो आपने एक बार कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, मगर उसको आप ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए कहीं पे उसको कनेक्ट करोगे तो ही तो ग्रिड के ज़रिए बेची जा सकती है। फॉर एग्जांपल इंडिया आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत प्रोड्यूस कर रहा है, मगर जो हमारे गांव हैं वहाँ पे आज भी अंधकार है। उसका रीज़न यही है कि ग्रिड कनेक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है अभी भी। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था, दालिकाबार मुजफ्फरापुर ट्रांसमिशन लाइन, ये इंडिया को बनानी थी, ये भी अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे गिनवा सकता हूँ, काफ़ी लंबी लाइन है। तो खैर अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी एक राइडर लगा दिया है कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन है हम तो कंप्लीट करेंगे नहीं, कोई और अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो हम उसको खरीदेंगे नहीं। तो आप एक तरीके से नेपाल के लिए भी सिंपैथी यहाँ पे रख सकते हैं कि उनका भी जो एक जो व्यू पॉइंट है वो भी रैशनल है, वो भी जस्टिफाइड है। खैर ओवरऑल जब केपी ओली जी वापस नेपाल में गए उन्होंने कहा कि विज़िट काफ़ी अच्छी थी, इवन दो कोई बड़े एग्रीमेंट पे साइन नहीं हुआ,
ना कुछ एक हिस्टोरिक कोई स्टेटमेंट दी गई है, बस कोई और एक प्रोजेक्ट जो है रेलवे प्रोजेक्ट उनकी बात की गई है और कुछ सड़कों के प्रोजेक्ट्स की बात की गई है जो कंप्लीट कब होंगे जिसके बारे में नेपाल को भी अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है। खैर, हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो विजिट थी वो इतनी बुरी भी नहीं थी, मगर जब केपी ओली जी वापस नेपाल में गए तो उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ उन्हीं के मीडिया द्वारा। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे उन्होंने नहीं उठाए। फॉर एग्जांपल नेपाल के बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, सुस्ता बॉर्डर डिस्प्यूट, कालापानी बॉर्डर डिस्प्यूट और एक जो ट्राई जंक्शन डिस्प्यूट है लीपू लेक में, उस पर उन्होंने कोई बात करी नहीं। फिर मीडिया ने उनको ऐसे भी क्रिटिसाइज़ किया कि इंडिया के साथ जो इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड था उन्होंने वो मुद्दा नहीं उठाया, वहाँ पे इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि नेपाल में आने वाले टाइम में जो भी पॉलिटिशियन आएगा उनको काफ़ी दिक्कत फेस करनी होगी, क्योंकि उनके अपने ही कंट्री में जो फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाएगी उसके लिए एक नैरेटिव तैयार हो चुका है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब नेपाली पॉलिटिशियन के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि इंडिया के साथ रिलेशंस वो इम्प्रूव करे, अनलेस इंडिया उनको एक बहुत ही बड़ी वजह नहीं दे देता, मतलब कि इंडिया कोई एक बहुत ही बड़ा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर देता या फिर एक नेपाल के लिए काफ़ी बड़ा जेस्चर नहीं दिखा देता, तब तक इंडिया और नेपाल के रिलेशंस ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली इसी नेगेटिव नोट के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।